हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम जीके। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चंस एक बार फिर से शुरू करेंगे और आंसर्स आपको देना है। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर का जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका आंसर पहले विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पहले समझ लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। तो क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। क्वेश्चन था, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने निम्नलिखित में से किसका पुनर्गठन किया था। ऑप्शंस थे उसमें। ऑप्शन ए था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन बी था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन सी था नौजवान सभा और ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राइट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की रीऑर्गेनाइजेशन चंद्रशेखर आज़ाद ने करी थी। किसकी करी थी रीऑर्गेनाइजेशन? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि पहला होगा, यानी कि भारत में पहला। तो क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? ऑप्शन ए है लीला सेठ, ऑप्शन बी है अन्ना चांडी, ऑप्शन सी है राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन डी है नीरजा भनोट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजकुमारी अमृता कौर भारत की पहली केंद्रीय मंत्री हैं जो कि महिला में हैं, यानी महिला केंद्रीय मंत्री हैं, राइट। और ऑप्शन ए जो है ये लीला सेठ, तो ये हाई कोर्ट की, भारत के किसी भी हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। और अन्ना चांडी जो है ये भारत की पहली महिला हैं जो कि सत्र न्यायाधीश थी। सत्र न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट जो होता है उसकी ये पहली न्यायाधीश थी, जो कि केरला में से संबंधित हैं। और नीरजा भनोट जो है ये पहली हैं जो कि अशोक चक्र पाई हैं। पहली महिला ऐसी हैं जो कि अशोक चक्र पाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए है आरती शाह, ऑप्शन बी है बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी है कुमारी रीता फारिया, ऑप्शन डी है संतोष यादव। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आरती शाह। ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए, आरती शाह। आरती शाह इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। और बछेंद्री पाल तो पता होगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। और कुमारी रीता फारिया ये पहली भारतीय हैं जो कि मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला था जिसको। और संतोष यादव थी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली इकलौती, मतलब इकलौती नहीं, पहली महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तापनाभिकी प्रायोगिक रिएक्टर का सदस्य कौन नहीं है? यानी कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है?
ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब कि दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया, जापान, रशिया, ये तीनों हैं इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के मेंबर हैं। कुछ और हैं जो कि मेंबर हैं, जिसमें कि चीन, भारत, अमेरिका, ये हैं, ये मेन हैं। और स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी हैं, तो वो नहीं है, लेकिन मेन जो हैं वो यही हैं। और ये जो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर को ITER भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, और ये एक रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि जॉइंटली किया जा रहा है इन देशों के द्वारा, जो मैंने अभी ऊपर बता चुका हूँ। और ये किस काम के लिए है, तो ये जाहिर सी बात है, हमको ऊर्जा की आवश्यकता है, बिजली बहुत ज़्यादा हमको नीड है हमको बिजली की। तो उसकी खपत को पूरी करने के लिए हमको अभी तो खैर कोयला या बांध से बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, और कुछ जगह पे न्यूक्लियर के थ्रू किया जाता है, यानी कि यूरेनियम के द्वारा। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी जो बनती है कुछ उससे किया जा रहा है, तो वो न्यूक्लियर फिज़न होता है। तो उसमें और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न, कन्फ्यूज मत होइएगा। एक होता है न्यूक्लियर फिज़न, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न, यानी नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, दोनों में डिफरेंस है। तो अभी जो ऊर्जा हमको मिलती है ऊर्जा ऊर्जा, वो नाभिकीय विखंडन के द्वारा मिलती है। और एक और विधि है नाभिकीय संलयन, उससे भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जो सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है, तो सूर्य जो वहाँ पे जो उसके सूरज में जो प्रक्रिया घटित होती है, वो नाभिकीय संलयन होता है वहाँ पे। तो उसी प्रक्रिया को करने के लिए वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं करीब 2011 या 12 के आसपास से, और 25-26 तक इसको पूरा करने का अनुमान है। तो अगर ये सफल हो जाते हैं तो इससे हम नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करेंगे, जो कि अभी जो नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा हमको मिलेगी, कई गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी हमको, कम ईंधन लगेगा उससे और ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी। ये मेन उद्देश्य है। और जो ये ITER है, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय वो फ्रांस में है, फ्रांस के कद्राज नगर में है, कद्राज सिटी, साउदर्न फ्रांस में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मैं फिर से बोल देता हूँ। निम्नलिखित में से किसे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन ए है CV रमन, ऑप्शन बी है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन सी है रॉयटजन या W रॉयटजन, ऑप्शन डी है वॉन टॉफ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वॉन टॉफ को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, बल्कि फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री में मिला है इनको नोबेल प्राइज़, राइट। और ये केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ नहीं पाए, पहले भी यही हैं जो कि केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है, और ये नीदरलैंड्स के रहने वाले थे। ओके, अब जान लेते हैं औरों को भी जो अपने देश के हैं। CV रमन ये अपने देश के ही पहले ही हैं जो कि साइंस की फील्ड में पाए हैं पहली बार पुरस्कार। साइंस में भी पहली बार है और फिजिक्स में भी पहली ही बार है जो कि अपने देश के हैं।
और ये अपने देश के ही नहीं बल्कि एशिया में भी साइंस की फील्ड में पाने वाले पहले ही हैं। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को एशिया में पाने वाले पहले नोबेल प्राइज़ पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, उसी तरह एशिया में साइंस की फील्ड में पाने वाले पहले व्यक्ति हैं सीवी रमन। और सीवी रमन को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी जो बंगलौर में है उसके ये पहले डायरेक्टर भी रह चुके हैं। साथ ही भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार यानी कि भारत रत्न जो दिया गया है सबसे पहले वो 3 आदमियों को दिया गया था एक साथ। तो उन 3 में से एक ये भी हैं। भारत रत्न जो 3 लोगों को दिया गया था वो 3 लोग कौन कौन हैं उनके नाम भी जान लेते हैं। सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी, भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को भी नोबेल प्राइज़ भारत रत्न मिल चुका है इन्हीं के साथ, वो भी पहली बार। और सीवी रमन को किस खोज के लिए दिया गया था नोबेल प्राइज़? वो दिया गया था रमन इफ़ेक्ट के लिए, जो कि प्रकाश से संबंधित है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से कुछ प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत जानकारी मिल गई सीवी रमन के बारे में। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कि भारतीय मूल के हैं, अमेरिकन है। लेकिन जब इन्होंने पुरस्कार पाया तब वहाँ पे भारतीय नागरिकता नहीं थी इनके पास USA की थी, अमेरिका की थी। और इनको किस लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो इनको जो दिया गया था वो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। और ये क्या चीज़ खोजे थे? तो चंद्रशेखर सीमा यानी चंद्रशेखर लिमिट की खोज किए थे। और इन्होंने खोजा था कि जो श्वेत वाइट स्मॉल स्टार्स होते हैं, ड्वार्फ स्टार्स यानी कि वामन तारे, वो कब बन जाते हैं इसके बारे में बताया था इन्होंने। और ब्लैक होल कब बनते हैं उसके बारे में। तो जो ब्लैक होल बनता है वो जब सूरज के द्रव्यमान के 1.44 गुना अधिक द्रव्यमान के जो तारे होते हैं तो वही न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जब कोई तारा होता है ख़त्म होने वाला होता है तो जब उसका द्रव्यमान 1.44 हो जाता है तो वही एक सूरज का 1.44 जब हो जाता है तो वही ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए है आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। प्रथम में उसने ट्रीटी, अब पहले जान लेते हैं कि कब हुआ था प्रथम युद्ध। तो 1767 से शुरू हुआ था और 1769 तक चला था, जो कि 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास यानी कि मद्रास की संधि हो गई थी और हैदर अली बच गया। लेकिन द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें उसकी मृत्यु हो गई और ट्रीटी ऑफ मंगलौर यानी कि मंगलौर की संधि हुई थी 11 मार्च 1784 को। चूँकि द्वितीय युद्ध जो चला था आंग्ल मैसूर युद्ध वो 1780 से 1784 तक चला था और मंगलौर की संधि के बाद पश्चात ख़त्म हो गया था। और तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1790 से शुरू हुआ था और 1792 तक चला था। और फिर श्री
श्रीरंगपट्टनम जो है उसकी श्रीरंगपट्टनम की संधि के पश्चात वो भी ख़त्म हो गया था। और चौथा आंग्ल मैसूर हुआ था 1798 से और 1799 तक चला था। और उसी के बाद जो है टीपू सुल्तान इसमें लड़ा था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तीसरे में भी टीपू सुल्तान लड़ा था और चौथे में भी। तो तीसरे में जो है उसने अपना लगभग आधा जो है साम्राज्य अंग्रेज़ों को दे दिया था और अपनी जान जो है बचाने में कामयाब रहा है। और लेकिन चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने भी जान अपनी गंवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सालबाई की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? ऑप्शन ए है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन बी है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन डी है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान सालबाई की संधि हुई थी। सालबाई नामक स्थान पे हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था उसमें मराठा जीते थे। और ये कब हुआ था? ये 1775 से शुरू हुआ और 1782 तक चला था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1803 से शुरू होकर के और 1805 तक चला था, जिसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी यानी अंग्रेज़ों की। और राजपुर घाट नामक संधि करनी पड़ी थी इसमें मराठों को। और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें भी ब्रिटिशर यानी अंग्रेज़ की जीत हुई थी। और इसमें भी संधि करनी पड़ी थी। पुणे की संधि के नाम से जाना जाता है। और इसमें मराठों की हार हुई थी और बहुत बुरी हार हुई थी। इसमें जो पेशवा था यानी प्रधानमंत्री पद हुआ करता था उनका, उसको ख़त्म भी करना पड़ा था। बढ़ते हैं डी ऑप्शन की ओर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो 1845 से चल के 1846 तक यानी 1 साल चला था। और फिर इसमें ब्रिटिशर जो है जीत गए थे। और फिर इसमें सिख लोगों को करना पड़ा था संधि, जो कि लाहौर की संधि के नाम से जाना जाता है। और 9 मार्च 1846 को उन्होंने संधि कर ली थी। 2 युद्ध हुए थे आंग्ल सिख युद्ध। दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो 1848 से 1849 तक चला था और इसमें भी अंग्रेज़ों की ही जीत हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि आपको विधिवत एक्सप्लेनेशन सारे क्वेश्चंस और आंसर्स की मिल जाती होगी। तो इसी विश्वास के साथ मैं अब इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। सो पहले करने से पहले क्वेश्चन एक नोट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नोबेल पीस प्राइज़ यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार देता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मैं फिर से बोल दे रहा हूँ और माइन्यूटली इसको समझिए, तभी इसका आंसर आप दे पाएंगे, अदरवाइज गलत कर देंगे, मेरा ये विश्वास है। निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार कौन सा देश देता है? ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है सन मारिनो और ऑप्शन डी है बोस्निया। सोचिए, इमेजिन करिए और अच्छे से आंसर दीजिए दिमाग लगा करके। आप इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, वरना मैं इसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में तो दूंगा ही। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस और जो क्विज था, आपका जो इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आपका फेवरेट सेशन था, वो भी एंड हुआ। सो टाटा बाय, गॉड ब्लेस यू।